अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर सिंध और पंजाब हुकूमत आमने सामने आ गई है। इल्ज़ामात का सिलसिला है और उस्मा बुखारी ने मेयर कराची को गैर ज़रूरी तनकीद से बाज रहने का मशवरा भी दे दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है कि पंजाब का जो बजट है वो मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री है और तनख्वाहदार तबके को बहुत ज़्यादा रिलीफ देने जा रहे हैं पंजाब में, जबकि कराची में तरक्याती कामों पर सिंध और पंजाब में लफ्जी जंग छिड़ चुकी है। और उस्मा बुखारी ये कहती हैं कि तनकीद के बजाय अगर सिंध हुकूमत अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दे तो बेहतरी की बहुत ज़्यादा उम्मीद पैदा हो सकती है। जबकि नासिर हुसैन शाह के बयानात पर पंजाब ने बड़ा सख्त रद्दअमल दिया है। मेयर कराची के इल्ज़ामात पर लीगी रहनुमाओं के सख्त बयानात और कड़ी तनकीद सामने आई है। पंजाब में तरक्की के दावों को पीपल्स पार्टी ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। ये पीपल्स पार्टी का रद्दअमल है। जबकि कराची में सफाई, पानी और ट्रांसपोर्ट के मसाइल पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी जारी है और मुस्लिम लीग नून ने कराची के मसाइल का तमाम तर जिम्मेदार सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। कराची में सिंध हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी है। सियासी हलकों में एक नई बहस छिड़ गई है। नई क्या बहस तो बहरहाल पहले भी थी, लेकिन अब ज्यादा शद्दुमत से शुरू हो गई है। वफाक और सूबों में इख्तियारात की रस्सा कशी का जो खमियाजा है वो कराची के आवाम भुगतने जा रहे हैं। जबकि कराची के लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि बिजली की कीमतों में शायद उनको कुछ रिलीफ मिलने जा रहा है और शायद ₹5 फी यूनिट उनको आसानी मिल जाए आइंदा आने वाले बिलों में। कब मिलेगी ये बहरहाल एक सवाल है। कराची पर तनकीद को सिंध हुकूमत ने पंजाब की नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिया है। कराची में बुनियादी सहूलियात की कमी पर अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदे आमने सामने हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला पूरे ज़ोरों शोर से जारी। ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद होगा उसका भी मैं तारुफ करवाऊंगी, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का आपको तारुफ करवा दूँ। हमें ज्वाइन कर चुके हैं PTI से सलीम सिचवानी साहब और इमरान सलमान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम में मौजूद रहते हैं और इनके तज्जियों से हम इस्तेफादा करते हैं। तो खुशामदीद कहेंगे आप दोनों हजरात को और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सलीम सिचवानी साहब, मैं चाहूँगी कि आपसे पहले बात करूँ। सलीम सिचवानी साहब, कराची में जो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी है उसको लेके बड़ी लेदे शुरू हो गई है, बड़े इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया है। उस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, बड़ा सख्त रद्दअमल दिया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी सख्त रद्दअमल कोई दे या न दे, कारकर्दगी तो सबके सामने है। वो आप भी रोज़ाना बाहर निकलते हो घर से तो देखती हो कि क्या हालत है सड़कों की, क्या हालत है फुटपाथों की और क्या हालत है सफाई की। तो उसके लिए हमें किसी और के बयान सुनने बगैर भी हम देख सकते हैं कि कराची के हालात जो है बेहतर करने की ज़रूरत है और उस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अब देख लें समुंदर के अंदर में जो सीवरेज की लाइनें डाली हुई हैं जिससे हमारा पूरा सी साइड एरिया जो है वो बर्बाद हो रहा है, मगर किसी को कोई फिक्र नहीं है। पानी जो है उसमें बहुत से इलाकों में जो है उसकी तंगी है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। 12-12 घंटे की बाज़ इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है, इसकी किसी को कोई फिक्र नहीं है। हालांकि अगर आप देखें तो हर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कैपेसिटी की मद में बिजली की कंपनियों को पेमेंट कर रही है, यानी बिजली बना नहीं रहे फिर भी पेमेंटें जा रही हैं और वो तकरीबन 20 खरब के करीब वो पेमेंटें जा रही हैं। यानी एक आम आदमी जो मजदूर है, किसान है, वो किसी भी तरीके से किसी भी टैक्स की मद में गवर्नमेंट उससे पैसे ले रही है 3 यूनिट के और उसको पौना या आधा यूनिट दे रही है। अच्छा। तो ये जुल्म और ज्यादती जो है वो बंद होनी चाहिए और मुल्क और कौम और शहर की बेहतरी के लिए काम होना चाहिए। मगर जो आए फॉर्म 47 वाले वो उन्हीं का ख्याल करेंगे जो उनको लाए हैं, आवाम की इनको फिक्र नहीं होगी। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि बहुत सारे कामों को एक साथ देखना होगा, बहुत सारी कारकर्दगियों को एक साथ देखना होगा। बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे। इमरान सलमान साहब से बात कर लेते हैं। इमरान सलमान साहब, आप समझते हैं कि सूबे जो हैं वो भाइयों की तरह हैं? ज़ाहिर है पंजाब का एक बड़ा सूबा है, सिंध का भी सबसे बड़ा सूबा है, पॉपुलेशन के हिसाब से बात कर रही हूँ। कराची इसका बहुत अहम शहर है, मेगा सिटी है। ये जो आपस की जो चपकलश है, आपस के जो इल्ज़ामात हैं, बयानबाजियां हैं, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कराची वालों का हो रहा है इस वक्त। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कराची का जो नुकसान है ना वो उसका समझे मुकद्दर है। अच्छा। 2008 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली आ रही है जी। आप इस 17-18 सालों में एक जो बुनियादी सहूलत है ना आवाम के लिए पाने की, वो भी अभी तक जो है ना आवाम के घरों तक नहीं पहुंचा सके।
तो ऐसा लगता है कि शायद किसी चीज का बदला लिया जा रहा है, जिसमें आपने चपकलिश का जो जिक्र किया ना, तो ये दोनों ही जमातें अपने दायरा कार में रहते हुए इक़्तिदार के मजे लुट रही हैं। जिस तनकीद की तरफ आप इशारा करना चाहती हैं दोनों वफाक और सूबे के दरमियान, तो आपको याद होगा कि 2024 के इलेक्शन में बिलावल साहब लाहौर से भी इलेक्शन लड़ रहे थे जी, और चारों सूबों में अपने लोगों को जितवाने के लिए जगह जगह जाके इलेक्शन कैंपेन भी करते थे जी जी। और जो हाल उन्होंने मियां साहब का किया, शायद शहबाज शरीफ साहब ने इतना जरदारी साहब को टंकसाली की सड़कों पर नहीं घसीटा था। लेकिन हुआ क्या उसके बरक्स? उसके बरक्स ये हुआ कि इलेक्शन के अगला रोज उन्होंने देखा कि इनके जो जितने भी इमरानी माहिदे थे वो सब मनसूख हुए। एक इमरान खान को सबसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान में वोट पड़े। इस खौफ ने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया और एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ने इनको हुकूमत बना कर दी थी। अच्छा, फिर नतीजा क्या हुआ? ये दोनों भाई भाई हो गए। अच्छा, तो अब ये भाइयों में क्यों तफरका आ गया? अब ऐसा क्या होने जा रहा है कि भाई जो है वो एक दूसरे पे तनकीद करें, जो बड़े शीरो शकर थे एक दूसरे पे? देखिए, बात ये है कि अगर आप मुहावरों पर तवज्जो देने की बजाय कि जिन्ना ताड़ा लाहौर है उन्ना साडा जौहर है, अच्छा भाई, तो जिन्ना ताड़ा बजट है उन्ना ताड़ा किरदार भी होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है ना। हाँ। मैंने अपने वालिद साहब से सुना था किसी जमाने में कि जो हाकिम वक्त होता है ना, उसके चेहरे की खुशी बताती है कि उसके मुल्क या उसके अंडर में जो रियाया है ना वो खुशहाल है, और उसका दुख बताता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। कराची में कहीं भी गड़बड़ नहीं है किसी भी हाल में। हमारे मेयर साहब औरंगी के अंदर धागे वाले कबाब, पराठे, दूध पत्ती चाय और पार्कों में झूले ले रहे हैं, खुशहाली चेहरे पर है। झूला लेने के बाद आराम से नहीं उतरते वो, बल्कि 1.5 फुट की जंप मारकर उतरते हैं। इस खुशहाली चेहरे पर हमारे हाकिम के है, तो हमारी रियाया किस तरीके से बदहाली का शिकार? इमरान साहब, मतलब अब आपको खाने पीने पे भी तनकीद करनी है? मतलब मेयर साहब हैं भाई, उनकी भी खुशी है, वो एक इंसान है, जाहिर है खानदान के साथ है, उनकी एक पर्सनल लाइफ है। ये क्या बात की आपने? अब झूले से वो कूद के उतरे या वो झूले से आराम से उतरे? मतलब ये अच्छा, एक मिनट, अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बिल्कुल बात करेंगे इमरान साहब। डॉक्टर सोराब सरकी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सोराब सरकी साहब। बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका भी सोराब साहब। अब बात ये हो रही है कि नून लीग बड़ी कड़ी तनकीद कर रही है पीपल्स पार्टी पे, सिंध हुकूमत पे, और ख़ास तौर पे उज़मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उनका जो स्टाइल है और उनके जो सख्त अल्फाज हैं वो तो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो क्या वजह क्या है? आपने तो बड़ी सपोर्ट की है नून लीग को, आप तो साथ रहे हैं, आपने तो हुकूमत बनाने में अहम तरीन किरदार अदा किया है। अब आखिर ऐसा क्या हो गया सोराब साहब? देखिए, बात यह है कि हमने उनसे इतना कुछ नहीं लिया जितना हमने उनको दिया है। वो भी इसलिए उनकी हुकूमत अगर है आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी वजह से है। अगर हम अपनी सपोर्ट वापस ले लें तो उनकी वफाक में हुकूमत रहती नहीं। और आपको पता है कि अगर इमरान खान साहब जब थे तो तकलीफ ज्यादा इन्हीं को थी और यही ज्यादा तकलीफ में थे। बाकी सिंध में तो जो अभी हमारी पोजीशन है यही पोजीशन थी। अब मुझे समझ में नहीं आता है, अब ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं सिंध गवर्नमेंट के जो काम हैं, जो खास तौर पर हमने हेल्थ के अंदर जो काम किया है और उसको लेकर, या दूसरा हमने जो डेवलपमेंट के काम करवाए, तो आपको पता है कि खास तौर पर थर के अंदर थर कोल हम अपनी बिजली पैदा कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी मतलब स्कीमें हैं हमने। सर, थर का मामला तो बहुत दूर की बात है। K4 का मंसूबा ले ले, 20-25 साल हो गए, मंसूबा है कि मुकम्मल होके नहीं दे रहा। बिलावल साहब ने तो कहा था कि K4 का मंसूबा हम हल करवा लेंगे। 17-18 सालों की आपकी हुकूमत में अगर K4 का मंसूबा भी हल नहीं करवा सके इतने आप सपोर्ट के बाद, तो ऐसी सपोर्ट का क्या करना? आप सही कह रही हैं। मैं आपको बताऊं कि आप पता नहीं ये मेयर साहब पे अभी कोई तनकीद कर रहे थे। मेयर साहब ने बताया 1-2 दिन पहले, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, ये शहर पूरे पाकिस्तान को, कराची शहर कितने अरबों खरबों रुपए साल में देता है और उसके बरक्स उसको मतलब कुछ भी नहीं मिलता।
हमारे पास जो खासतौर पर सिंध का बजट है, हम तो उसमें अतुल इम्कान कोशिश करते हैं, लेकिन कराची, आपको पता है कि वो कराची जो है वो दुनिया के जो बड़े शहर हैं उनमें उनका शुमार होता है। एक वक्त था तो ये कंपेयर होता था कि न्यूयॉर्क या लंदन और पेरिस, ये जितने बड़े बड़े दुनिया के मुमालिक हैं उन से मुकाबला किया जाता था। अब लेकिन छठा बदतरीन शहर है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से वफाकी हुकूमत सारे पैसे तो लेकर जाती है, लेकिन उसके बरक्स इसको जो पैसे मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। सर आपकी हुकूमत है ना, सिंध हुकूमत, बात यह है कि सिंध हुकूमत के पास महदूद वसाइल हैं। उस वसाइल के तहत अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ये आप ये देखें कि उन वसाइल में रहकर फिर भी ये शहर चल रहा है। तरमीम के बाद नहीं तो जो फंड्स की पोजीशन है इस शहर में जितने लगने चाहिए, तो ये तो एक अल्लाह का मौजूदा है कि कराची चल रहा है। तो जो भी आपको पता है, जो भी शहर है पूरी दुनिया के अंदर, या जो भी एयरपोर्ट्स हैं या कोई भी काम होता है, जो भी पब्लिक के जो फैसिलिटीज के जो भी इदारे होते हैं वो पैसों से चलते हैं। तो पैसे नहीं होंगे तो आप किस तरह चलाएंगे हमारे? जी जी बिल्कुल। सरकी साहब देखें, एक माहिर बैठ के ये कहता है कि हमारा नसीब, हमारा मुकद्दर है कि हम दुख में हैं, परेशानी में, कराची वालों का नसीब ही बुरा है। आप कहते हैं कि ये मौजज़ा है कि कराची अभी तक चल रहा है। मतलब देखें, हम मुकद्दर, नसीब, मौजों से कब बाहर आएंगे? हम कब अपनी कारकर्दगी और अपने जोरे बाजू पे हम कोई काम करके दिखाएंगे? आप सही फरमा रही हैं। आपको काम बता दूं, आप जितने भी अभी रिसेंटली जो ओवरहेड जो है पुल बने हैं, और ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे बना है, और जो मतलब यहाँ पर जो काम हुए वो भी हमने सिंध गवर्नमेंट ने किए हैं। और BRT और जितने दूसरे मंसूबे हैं, आपको पता है वो 10-10, 15-15 साल से वो मरकज के हैं, और वो सारे उन्होंने खोदे हुए हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि जब वहां से आते हैं लोग बड़े खुश आते हैं, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, जब सिंध में आते हैं तो फिर हमें गालियां देते हुए जाते हैं। ये आपको पता है कि एक मोटरवे कराची का दिया, वो भी मोटरवे है ही नहीं। यहाँ से जो भी है हमारे रोड्स हैं, वो नेशनल हाईवे उनसे पैसे वसूल करती है। नो डाउट सरकी साहब, नो डाउट के हमने चेक कर बड़ी मुश्किल से अभी 15 अरब रुपए हमने रखवाए मोटरवे पे, और वहाँ वो नाकाफी है बिल्कुल। रेड बसेस बनाई, अभी M9 मोटरवे मैंने जाके देखा, बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, लेकिन आप ये अपने वसाइल से बना रहे हैं। हमें जो है ना वहाँ सरकी साहब एक चीज फेडरल से जो सपोर्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। 3.5 करोड़ से जायद की आबादी है, क्या ये 200 बसें या 100 बसें ये काफी हैं इतनी आबादी के लिए? आप बाहर निकले तो सवाए चिंची रिक्शों के आपको कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल ना होने के बराबर है। इस शहर पे ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है। सर पिंक बसेस के इनॉग्रेशन में मैं खुद मौजूद थी, लेकिन आज तक मुझे फिर मैं कहूंगी मेरे नसीब में नहीं है कि मैं पिंक बस में सफर करूं। कैसी बात है ये? मकसद ये है कि जो हमने बसें चलाई हैं वो आपके सामने, उनका स्टैंडर्ड देख लें, जो भी पहले हमने कोशिश की है अपने वसाइल में से। बाकी आप ये देखें, यही इस्लामाबाद पिंडी, हमें कोई तरक्की में कोई वो नहीं है, हमें कोई ये नहीं चाहते हैं कि लाहौर में तरक्की नहीं हो। लोग कंपैरिजन करते हैं ना पंजाब की तरक्की और सिंध की तरक्की। में भी तो होनी चाहिए, कराची में भी तो होनी चाहिए ना, कराची का भी तो हक मिलना चाहिए ना। ठीक है सरकी साहब, आप साथ ही रहिएगा, हमारे साथ मौजूद हैं सलीम सिचवानी साहब, उनसे भी बात कर लेते हैं। सलीम सिचवानी साहब, आपने भी गुफ्तगू सारी सुनी। एहसान इकबाल साहब ने तो आपको भी कह दिया कि PTI जो है वो सुरंगें बिछा के गई, बारूदी सुरंगें बिछा के गई है, जो हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर गई, और हमें PDM बनाना पड़ा, और फलां बहुत कुछ उन्होंने भी बोला। आप पे भी बड़े इल्ज़ाम हैं। देखें, ये इसके जवाब कई दफ़ा दे चुके हैं, मगर ये झूठ बोलने वाले जो एहसान इकबाल साहब है, ये बात नहीं आती, हर दफ़ा झूठ ही बोलते हैं। एहसान इकबाल साहब के पास डॉक्टर समर मुबारक साहब गए थे, उन्होंने कहा था कि हमने वो टेक्नोलॉजी दरियाफ्त कर ली है जिससे हम कोयले में ड्रिल करके गैस अलग निकालेंगे, डीजल पेट्रोल अलग निकालेंगे और इलेक्ट्रिसिटी अलग निकालेंगे। तो ये पाकिस्तान का और सिंध का और जहाँ जहाँ तकालीफ हैं वो तमाम तकालीफ दूर हो जाती है। मगर यही एहसान इकबाल साहब है जिन्होंने नवाज शरीफ से बात की और नवाज शरीफ ने इनको मना किया, और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान जो है वो
तनाजुली की तरफ जा रहा है। उसके अलावा IPPS से क्योंकि उनको डीजल के जनरेटर में डीजल की मद में कमीशन डायरेक्ट बैरून मुमालिक में मिल जाता है, इसलिए उन्होंने उन जनरेटर्स को लगाने को तरजीह दी। और सिंध के अंदर भी इन्होंने बात की डॉक्टर समर मुबारक ने, मगर इन्होंने भी कोयले खोद के निकाल के वही बोसीदा तरीका जो सन 47 का तरीका है उससे बिजली बनाने का, उससे उन्होंने बिजली बनाने को प्रेफर किया। मगर डॉक्टर समर मुबारक से मुस्तफीद ना हुए, वरना ये सूबा भी खुशहाल होता और ये मुल्क में भी खुशहाली आती। मगर इनको आवाम की खुशहाली से कोई दिलचस्पी नहीं है, इनको कोई सरोकार नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने बैरून मुल्क की प्रॉपर्टियों से सरोकार है, जहाँ इनको प्रॉपर्टियां बनानी है, जहाँ इनको रिहाइश इख्तियार करनी है। आप देख लें इंतखाबात के बाद आज नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं, आज दीगर जो उनके चेले हैं वो कहाँ हैं। सलीम साहब, आपने बात कर दी थरकोल पावर की और बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन सबसे आसान चीज़ जो हम पानी से बिजली बना सकते हैं, डैम बनाते हैं, पानी से बिजली बनाई जा सकती है। अब तो बहुत टेक्नोलॉजी आगे जा चुकी है, सोलर सिस्टम है मौजूद है, दुनिया का चीपेस्ट तरीन जो तरीका है वो एटमी टेक्नोलॉजी का है। बिल्कुल और सोलर सिस्टम है, विंड पावर है। अब तो टेक्नोलॉजी पता नहीं कहाँ पहुंच चुकी है, कोई इतना ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मजीद भी हम बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे हम इमरान सलमान साहब से। इमरान सलमान साहब, आपने भी सारी बातें सुनी और जो सिनेरियो है दो सूबों के दरमियान एक खींचा तानी वाली पोजीशन, ये हम अक्सर देखते हैं कि जब इलेक्शन करीब आने वाले होते हैं तब ये इल्जामात का सिलसिला जारी होता है। लेकिन इलेक्शन ना सिर्फ दूर है बल्कि दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है फिलहाल तक। लेकिन फिर ये कौन सी ऐसी वजह बन गई है कि अचानक से ये सारे दुख सामने आना शुरू हो गए? देखिए, ये एक तो बड़ी बुनियादी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी वफाक से पैसा मांग रही है, वो भी बहुत ज़्यादा। 3 दिन कबल बजट आने से पहले मुख्तलिफ मनसूबों की मद में, जिसमें अपना K4 का मनसूबा भी है, उन्होंने जो हिसाब किताब लगाया था उस हिसाब किताब के बरक्स पैसा मिला है। हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए इन्होंने 20 अरब रुपए का कहा था कि वो कम से कम ये मनसूबे के लिए इतनी रकम दें, तो उन्होंने 15 अरब रुपए मुख्तस किए। इस तरीके से बाकी सूबों के लिए भी ये सियासी ब्लैकमेलिंग है, ये झगड़ा रोकना है हमने। अब झगड़ा रोकने के लिए ऐसा करते हैं कि जायदाद में 2 कमरे तुम ले लो, 3 कमरे मैं ले लूं। अच्छा। तो हुआ ये कि मुझे जरा एक बात बताएं। जी, बड़ा भाई पंजाब है तो वफाक तो बाप है ना, तो बाकी सूबे तो उसकी औलाद की तरह है। ठीक है। तो KPK की जो सूबा है वो नाजायज औलाद है, उसको कुछ भी नहीं दे रहे आप। इनको तो आप इतने सलमान साहब, अब बताए ना, मतलब हम ऑन एयर हैं, लाइव जा रहे हैं, आप गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सका। जरा मुझे ये बताएं कि अभी K4 मनसूबे के लिए इन्होंने भी अनाउंस करना कुछ, वो इतना थोड़ा करेंगे ताकि जवाब पैदा किया जाए कि हमारे पास पैसे कम है, हमारा काम रुक रहा है। तो ये जो 18वीं तरमीम है, ये जो NFC अवार्ड्स हैं, ये किस मद में, ये कहाँ जाते हैं पैसे, ये क्या है? ये वफाक का ही काम है कि NFC अवार्ड की तकसीम का ये इजरा करे। हाँ। देखिए, वफाक के जो अंदर जो पंजाब है ना, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती और उनकी सुनवाई पहले से हो जाती है। लेकिन उनके हुक्मरान जो है ईमानदार किस्म के हुक्मरान है, लुटेरे हुक्मरान है, मगर ईमानदार लुटेरे। अच्छा। वो खाते हैं तो लगाते भी हैं। अच्छा। यहाँ पर इसका मामला कुछ उलट चलता है, यहाँ पर खाते ही खाते हैं, लगाने वाला कोई सिलसिला नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि वफाक का काम है कि बहुत सारे वफाक ने अभी बातें ऐसी छोड़ी हैं कि जो 18वीं तरमीम के बाद अपना अमल दखल कर सके, लेकिन ये ज्यादातर जो हकूक है ये सूबों के पास चले गए हैं कि वो अपनी सूबों को खुद ही देखें। ठीक है। पहली तो बात यह कि कितने ही बजट चले गए, आए और चले गए, क्या वो सारा पैसा उन मंसूबों पर लग सका? कोई एक चीज ऐसी दिखा दे, सेहत के ऊपर मंसूबा है, तालीम का मंसूबा है, किसी भी चीज का है, कहीं नहीं लग सका। आप उन पुरानी रकमों को देख लें वो कहाँ लगी। हम ये अगर करें, आज इनकी एक सूबाई हुकूमत ने ये कहा कि कम से कम 40 अरब रुपए जो है ना K4 के लिए रखे जाएं, बजाय ये पूछने के कि जो पुरानी रकम रखी गई थी 16 साल से इल्तवा का शिकार है, वो रकम किधर है, बजाय इस बात को कहने के वाटर कारपोरेशन PP के साथ मिली हुई है।
कुछ ऐसी बात करने की बजाय आप कह रहे हैं कि इनको 40 से 50 अरब रुपए रखे जाए, मतलब कि आप खुद उन्हें खेलने के लिए खिलौने दे रहे हैं कि आप अच्छी तरह खाए पिए। क्यों सलीम साहब, ये बात कहाँ से निकल बजाय इस बात का ऑडिट करवाएं कि पुरानी रकम कहाँ है। देखिए, पुरानी रकम का ऑडिट होना चाहिए, इनकी बिल्कुल जायज बात है। और मजीद कितनी रकम चाहिए उसका भी हिसाब किताब होना चाहिए। उसके बाद में जो है ना ये मुतालबा होना चाहिए कि ये रकम रखी जानी चाहिए। तो ये एक जायज बात है और जायज बात में कोई वो नहीं है। किसने ये मुतालबा किया था ये मेरे इल्म में नहीं है, मगर जिसने भी मुतालबा किया था इनकी बात सही है कि उनको ऑडिट का मुतालबा पहले करना चाहिए, पुराना ऑडिट किया जाए और मजीद जो है वो कितनी रकम दरकार है उसकी बात होनी चाहिए। कोई 1-2 साल का मंसूबा हो तो चलो समझ में आता है कि 4 साल का मंसूबा था, 6 साल में मुकम्मल होके ही नहीं दे रहा। ये हुकूमत जो है वो तो सिर्फ अवाम की तबाही ही चाहती है। क्योंकि आप देख लें पिछले साल तालीमी बजट के अंदर में उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ में क्या किया था, स्टेशनरी और पेपर्स के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया था। इस साल उन्होंने नया ड्रामा खेला। इस साल भी टारगेट जो है वो असातिज़ा और प्रोफेसर उनके ऊपर टैक्स लगा दिया है। अब आप बताएं। और उसके अलावा ऑनलाइन जो जिसको आप कोई सहूलत नहीं दे रहे, जो बल्कि कौम के लिए ज़र मुबादला ला रहे हैं, और वो रिकॉर्ड तौर इस दफ़ा लाए कि $3 अरब जो है वो उन्होंने इनके मुल्क के खजाने में इजाफा किया है। अब ऑनलाइन काम करने वालों के ऊपर आप टैक्स लगाओ, जबकि आप सहूलत उनको कुछ नहीं दे रहे हो। आप गांव में, हर गांव में, हर शहर के अंदर में हुकूमती सरकार का 18% टैक्स था वो वापस ले लिया गया। उसकी भी मैं वजह बता सकता हूँ अगर आप एक मिनट बाद मुकम्मल हो जाए फिर आप कह दीजिए। जी जी बिल्कुल। हर गांव में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो है वो बच्चों की तालीम के लिए और तरबियत के लिए इदारे होने चाहिए, जिससे मुल्क को कौम के खजाने में इजाफा हो। $100 अरब से ज्यादा, अब तो $125 अरब से ज्यादा पे इंडिया पहुंच गया है। वो अपनी IT की एक्सपोर्ट कर रहा है और हम अभी तक $3 अरब पे रुके हुए। मगर इसको बढ़ाने के बजाय इसको तबाही की तरफ ला रहे हैं। जिस तरह उन्होंने पहले इंडस्ट्रीज को तबाह किया, जिस तरह इन्होंने पहले जो है वो तरक्यात इंडस्ट्रीज जो है हमारी क्या कहेंगे उसको, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको उन्होंने तबाह किया। इसके बाद में अब इन्होंने ऑनलाइन काम करने वालों को बर्बाद किया। अब वो तालीमी निज़ाम को महंगा करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से जो वो मजीद तालीम महंगी और बच्चे कम से कम पढ़े। तो ये जहनियत और ये मेंटलिटी जो है वो मुल्कों को आगे नहीं ले जाती और उनकी तो कोई नीयत ही नहीं है कि मुल्कों को आगे ले जाए, मुल्क को आगे ले जाए, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाए। आवाम में तालीम मांग कर, नून लीग की बात, मैं इस वक्त हुकूमत में मौजूद दोनों जमातों की बात कर रहा हूं। PMLN से हमें ज्वाइन कर चुके हैं बाबर अनवर साहब, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बाबर अनवर साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में, और आपसे जानना ये चाहेंगे कि पंजाब और सिंध के जो ये बयानात का सिलसिला सूबाई वुज़रा के ये जो आ गया है दरमियान में, एक दूसरे पे बयानात का सिलसिला जारी है, इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। आप दोनों जमातों ने तो बड़ा मिल बांट के, बड़ा शुक्र भेज के एक गवर्नमेंट बनाई थी। तो आप अचानक से क्या ऐसा हुआ, वो वजह बताएं मुझे, मैं वो जानना चाह रही हूँ। बल्कि मैं क्या, आवाम जानना चाहती हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ। देखिए, आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया और मुझे अपना मौक़िफ़ देने का मौका दिया जी। सबसे पहली चीज तो यह है कि पीपल्स पार्टी की अगर कोई गलत चीज है, जैसे मैंने पिछले दिनों भी आपके शो में आया था तो मैंने बात बोली थी कि अगर पीपल्स पार्टी कोई चीज गलत करेगी तो हम उस पर तनकीद जरूर करेंगे। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि उनके गलत चीजों के ऊपर हम अपना मुंह बंद कर लें या वो हमारी गलत चीजों के ऊपर मुंह बंद कर लें। तो तनकीद बलाए इस्लाहत बहुत जरूरी है और ये कि जमहूरियत का हुस्न है, ठीक है ना, ये जमहूरियत का हुस्न है। तो इस वक्त जो टेम्परेचर बिल्ड हुआ हुआ है वो टेम्परेचर बिल्ड इसलिए हुआ हुआ है कि पीपल्स पार्टी अपनी नाअहली छुपाना चाहती है। प्रेशर उसके ऊपर आवाम का बहुत ज्यादा बिल्ड हो चुका है, कराची शहर के अंदर, पूरे सिंध के अंदर, अंदरून सिंध के अंदर। तो ये आपको अभी पता चला कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत या सिंध हुकूमत नाअहल है, या इससे पहले इसका कोई इदराक था? नहीं, पता तो किसी को करने की जरूरत ही नहीं है ना। कराची शहर का हाल तो पूरे कराची शहर को पता है, पूरे सिंध को पता है। नाअहल तो ये हैं और मेरे ख्याल आने वाले अगले 10 साल भी नाअहल रहेंगे, क्योंकि जो बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। इसके बावजूद आपने उनके साथ मिलकर आपने गवर्नमेंट बनाई, तो इसका मतलब है कि कोलिशन गवर्नमेंट बनाने का मतलब ये नहीं होता, गवर्नमेंट बनाने का मतलब ये नहीं होता कि किसी के गलत काम को हम गलत ना कहें। अच्छा, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि हम हर गलत काम पे उनको गलत कहते हैं और जहाँ हम गलत होते हैं वो भी हमें गलत कहते हैं।
कराची शहर का जो हाल है उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। शायद यहाँ पे आपके स्टूडियो में बैठा हुआ, यहाँ मेरी पार्टी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। इवन पीपल्स पार्टी वाले भी जस्टिफाई करने में बहुत ज्यादा शाय फील करते हैं। कराची शहर का, सिंध का हाल इस वक्त बहुत ही बुरा है। तो हम गलत को गलत कहेंगे और यही हमारी मतलब आवाम के सामने, एक आवाम की अदालत में हम पहले भी गए थे। अनफॉर्चुनेटली हमें सिंध में से सीट्स नहीं मिल सकी। आवाम ने हमें जितना वोट दिया मैं उनका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन हम गलत को गलत कहेंगे। पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज आर रॉन्ग। इंडिविजुअली बेसिस पे पीपल्स पार्टी गलत सब में चल रही है। में आपकी हुकूमत है, विफाक एक बाप की तरह होता है, तो क्यों नहीं समझाता बेटे को? हम समझा रहे हैं। 18 अमेंडमेंट के बाद वफाक के हाथ कटे हुए हैं सूबे के ऊपर। अगर हम कोई इस तरह की चीज करना नहीं चाहते ना, हम करेंगे जिससे जमहूरियत का हुस्न खराब हो। लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद सूबे खुद मुख्तियार हैं। हमारे मेयर कराची साहब भी खुद मुख्तियार हो चुके हैं। वो अब तो मतलब म्युनिसिपल टैक्स भी कलेक्ट कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक के बिल्स के अंदर। उसके बावजूद भी उनकी कारकर्दगी बिल्कुल नहीं सारी हो रही है। टैक्सेस तो सारे, जाहिर है कराची टैक्स दे रहा है तो फिर ही 72% तो यहीं से जा रहा है रेवेन्यू सारा। नहीं, 72% कराची टैक्स दे रहा है, बट वो पोर्ट की अगर आप टैक्स को हटा के बात करें तो फिर डिफरेंट फिगर्स हैं। सर आप 65% पोर्ट सिटी होने की वजह से, पोर्ट सिटी होने की वजह से तो जा ही रहा है ना टैक्स कलेक्ट होते हैं। देखिए टैक्स कलेक्शन सबसे बड़ी है कराची की, ये तो बात मानने वाली है। बिल्कुल बात है, सिर्फ बिल्कुल ये है कि आवाम तो टैक्स दे रही है, लेकिन उसको वापस क्या मिल रहा है? फैसिलिटेट कौन करेगा, कहाँ करेगा, किसको करेगा? देखिए, आप हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है। आप हमारी पंजाब में परफॉर्मेंस देख लें, इस्लामाबाद में फेडरल टेरिटरी है, वहाँ परफॉर्मेंस पंजाब के थोड़ी विफाक है। तो हमारे पास तो इख्तियारात नहीं है ना सिंध के अंदर। 18 अमेंडमेंट खत्म कर दें। 18 अमेंडमेंट खत्म करने के लिए हमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत होगी। जो अभी मेरे भाई हमें इतनी तनकीद कर रहे थे हमारे ऊपर, सबसे पहले इनकी पार्टी पीछे से भाग जाएगी 18 अमेंडमेंट खत्म करने के चक्कर में। तो आप देखिए ना, हमारे पास क्या है? हम सब एज अ वफाक बोल सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अभी भी बजट के अंदर कराची हैदराबाद सक्कर मोटरवे का जी कता कलामी की बड़ी माजरत, लेकिन बड़ा दुख होता है जब PMLN विफाक में बैठ के बेबसी का मुजाहरा करे या पीपल्स पार्टी सिंध में बैठ के सिंध CM वो बेबसी का मुजाहरा करे या मेयर बेबसी का मुजाहरा करे। मतलब तो फिर आखिर कैसे हुकूमत चलेगी? ये सब क्या ऑटो पे है? देखें, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। 18 अमेंडमेंट के बाद सारे सूबे खुद मुख्तियार हैं। वो अपनी कलेक्शन से लेके, अपने तरक्याती फंड से लेके, अपनी टैक्स कलेक्शन से लेके सारी चीजों में वो खुद मुख्तियार है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको उनका बजट दे देती है। लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भी एज पर भी कानून ही कोई चीज इंप्लीमेंट करनी है ना। यहाँ पे ऐसे तो नहीं हो सकता कि आज मैं कोई बात बोलूं तो सुबह वो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाए और सिंध गवर्नमेंट कोई बात बोले तो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉपर लेजिस्लेशन के थ्रू सारी चीजें होंगी। 18 अमेंडमेंट है। 18 अमेंडमेंट के बाद सूबे खुद मुख्तियार होते हैं। हम ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना चाहते, ना ले सकते हैं, जिससे मैं कहता हूँ ना जमहूरियत का हुस्न खराब हो, मुल्क एक बेहतर सफे की तरफ जा रहा है, वो जमहूरियत डीरेल होए या मुल्क फिर से अनारकरी की तरफ जाए। 11 करोड़ आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं जमहूरियत में। सलमान साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं। इमरान सलमान साहब बोले, जल्दी से सवाल कीजिएगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं। हाँ जी, देखें, दोनों सियासी जमातें हैं, वो हमारा जो नुकसान जो है वो अवाम का ही है। इनकी जो लड़ाई है वो किसी एक नुक्ते पर जाकर ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो बदहाली ये छोड़ जाते हैं अपने पीछे, उसको मैंने कभी ठीक होते नहीं देखा। पीपल्स पार्टी को असल शिकायत सिर्फ सूबे को ही है। बाकी वफाक में तो बिलावल खुद इनके नुमाइंदे बनकर पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं। असल शिकायत अगर मैं आपको बता दूं ना, जिसका ये मीडिया पर आकर रोना सही तरीके से रो नहीं पाते। अच्छा, बता दें अब क्या है? छुपा है, बताएं। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी को जो असल शिकायत है जो मीडिया पे नहीं आती, वो ये है कि जो सूबा पंजाब है वो वहाँ की पीपी को घास नहीं डालती, अपने पहलू में थोड़ी सी भी जगह देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, उसकी बड़ी वजह मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि जो हमारा असल जो मुखालिफ है, हमारा असल जो मुकाबला है वो PTI से है। अच्छा, और पीपल्स पार्टी वहाँ किसी गली मोहल्ले में शाज़ो नादरी नजर आती है।
पीपल्स पार्टी की सिंध की कारकर्दगी की वजह से वहां के लोगों को भी बड़ी मुश्किलात का सामना है, जो वहां की नुमाइंदगी करते हैं अपने मुट्ठी भर लोगों पर या ढेर सारे लोगों पर। अच्छा, वो पीएमएलएन ये कहती है कि अगर हम 2-3 सीटें इनको दे दें तो आगे ही बड़ा थोड़ा सा हमारा कम है उनके निस्बत, पीटीआई की निस्बत। वो और बात है किस तरीके से हुकूमतें बनी है, तो हम तो और भी कमजोर हो जाएंगे पीटीआई के मुकाबले में। अच्छा, और दूसरा ऐसा हमें इनसे क्या फायदा मिलने वाला है जो हम इनको गवर्नर दे दिया। गवर्नर तो खुद भी कहता है कि मुझे सुनवाई नहीं हमारी। तो ये एक बुनियादी वजह है इसकी कि वो ये भी चाहते हैं कि हमारे इस दबाव की वजह से जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो वफाक को पर दबाव डाले कि पीपल्स पार्टी को आप इसमें करें। दूसरी बात यह है कि मुझे इस सिंध हुकूमत की तरफ से या वफाक में बैठे हुए लोगों की तरफ से, अगर वफाक पर पीपी की बात करूं, अगर कोई तनकीद आई है तो वो तीसरी तनकीद मुझे दिखा दें आप, जिसकी वजह से मुजाहरे करने के लिए भी कहा गया है। पहली तनकीद तो सोलर पर 18% टैक्स, उसकी वजह भी मैं बता देता हूँ। मुलाजमीन की तनख्वाहों में कमी, उसकी वजह भी मैं बता देता हूँ। तीसरा मुझे बता दे कोई पहलू जिसके ऊपर एतराज करें। क्या पीपल्स पार्टी ने अभी तक ये कहा कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में जो 2016 या 15 में आखिरी मरतबा की इजाफा किया गया था वो क्यों किया? इसलिए कि ये बोल नहीं सकते इसके खिलाफ, क्योंकि ये लाखों रुपए के मराहत हैं जिसको कोई नहीं छोड़ना चाहता। ये अरबपति आदमी, कोई भी इनमें से करोड़पति नहीं है इन एमएनए एमपीएस में। इनको एक एक मंसूबे पर राजी करने के लिए अरबों रुपए दिए जाते हैं। इनको तनख्वाहों की भी जरूरत नहीं है, और तनख्वाह भी हमेशा पीपल्स पार्टी उस सरकारी मुलाजिम की करवाने के लिए पीछे पड़ी हुई है जो कि अपने बाप का काम भी लाखों रुपए लिए बगैर नहीं करते। गरीब आवाम जो घर में टैक्स लगाता है, वो अपने सोलर लगाता है, उसके ऊपर भी 18% टैक्स, यानी कि आपने सांस भी नहीं लेने दे रहे आप। और क्यों एतराज कर रही है पीपल्स पार्टी? इसलिए कि आज से 4 महीने पहले इन लोगों ने पूरे सिंध में सोलर जो थे वो मुफ्त तकसीम किए थे। बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें बनवाई थी, सबने दिए थे। वो आप बताएं ना, वो वही तो एक मंसूबा जिसको गिनवाने का भी, अगर आपने बेहतरीन तर्जमानी नहीं की कि हमने सोलर तकसीम किया तो बड़ा अच्छा मौका, इन्होंने 18% जो है वो टैक्स बढ़ाया। अब तो बोलो यार, अब ये वजूहात थी। अच्छा, ये दो आइए इनके पास आवाज सरकारी मुलाजमीन की तरफ, वो क्यों वजह थी? आखिरी मरतबा 50% इजाफा जरदारी साहब के दौर में हुआ था सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में। बड़ा अच्छा मौका उस दौर को भी याद करने के। ठीक है, चले ये तो सारी बातें आपने गिनवा दी। सलीम सिचवानी साहब काफ़ी देर से खामोश बैठे, सिर्फ सुन रहे हैं सबकी बातें। सलीम सिचवानी साहब, कुछ हल निकल सकता है या ये सिर्फ ये भी एक सामने कुछ और है और बिहाइंड द सीन कुछ और चीज़ें चल रही हैं, या शायद कोई बड़ा फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? जी, ये नूरा कुश्ती है जो ये करते रहते हैं, बजट से तवज्जो हटाने के लिए खासतौर पे ये नूरा कुश्ती बजट के टाइम पे हो रही है। अच्छा। और ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, और ये खान साहब ने आपको पता है कई साल पहले ही कह दिया था कि जब टाइम आएगा जब अवाम मेरे साथ होंगे तो ये दोनों आपस में मिल के मेरे से दुश्मनी निभाएंगे। और आप देख लीजिए दोनों और दूसरे इनको लाने वाले, बल्कि तीनों ही खान साहब के खिलाफ डटे हुए हैं और पीटीआई के खिलाफ डटे हुए हैं। अच्छा। तो आप देख लें, अवाम के हक पे डाका डाला गया, फॉर्म 47 के तहत हुकूमत बनाई गई, और आज तो फॉर्म 47 के तहत जो सारे काम हो रहे हैं, जितने भी काम तरक्याती हो रहे हैं सारे फॉर्म 47 वाले हो रहे हैं। वो फॉर्म 45 वाले काम नहीं हो रहे। वो खुद फ़ायदा उठा रहे हैं फॉर्म 47 से जो आए हुए हैं, और वो उनको भी फ़ायदा दे रहे हैं जो उनको फॉर्म 47 से लाए हुए हैं। तो अवाम को तो कोई पुरसान हाल नहीं है इस गवर्नमेंट में, और न ही होगा। इसका सबूत आपके सामने है कि 1 साल के अंदर मजीद 1 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए। 11 करोड़ आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे, और किसी को उसकी फिक्र नहीं है कि हम किस तरीके से उनको गुर्बत से बाहर निकालें, बल्कि मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे आने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं लोगों के। तो अब ये चीज़ें और ये मेंटेलिटी तब्दील करनी पड़ेगी। अगर हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, अगर हम कहते हैं कि कुरान शरीफ को अल्लाह की किताब मानते हैं, तो हमें उसका तर्जुमा पढ़ना चाहिए, उसके मुताबिक हुकूमत चलानी चाहिए, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि जो काम आजकल हो रहे हैं, जो जुल्म और सितम आजकल हो रहा है, जो आवाम का खून निचोड़ा जा रहा है, ये कोई बचने वाले नहीं। और ज़िंदगी तो ये चुटकियों की है। आज आप आंखें बंद करें, आपको लगेगा कल मैं छोटी बच्ची थी जो उंगली पकड़ के चल रही थी, और आज आपकी उंगली पकड़ के कोई चल रहा होगा। तो ये और ज़िंदगी की जो लहरें चंद दिनों की लहरें हैं। अब वहाँ का एक दिन, क़यामत का एक दिन, और जो हमारे जो हैं वो 1000 साल के बराबर हैं। अब आप इस हिसाब से तखमीना लगा लें कि हम लोग 1.5 घंटा जी रहे हैं, 1.25 घंटा जी रहे हैं, या 2 घंटे जी रहे हैं।
टाइम डायमेंशन की थ्योरी ने साबित किया कि इंसानी जिस्म में ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से हम वक्त की रफ्तार को बहुत स्लो महसूस करें, मगर हकीकत में ये रफ्तार बहुत तेज है। तो हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमें जो हमारे ताकतवर हल्के हैं इनको आवाम की तकलीफ का एहसास करना चाहिए। बैरून मुल्क में जो प्रॉपर्टियां हैं वो कुछ काम नहीं आएंगी, सब यहीं दरा रह जाएगा और सब काट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो बेहतर है कि हमें ऊपर की भी फिक्र करनी चाहिए, यहाँ के मेलात के अलावा जहाँ मुस्तकिल जिंदगी है उनके मेलात का भी फिक्र करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा सलीम सिस्तानी साहब ने, जरूर आखिरत की भी फिक्र करनी चाहिए। बाबर अनवर साहब, एक बात जो बहुत ज्यादा बजट आने के बाद नौजवानों में बड़ी बेचैनी है, वो कहते हैं कि इस पूरे बजट में हमारे लिए क्या है। हम अगर 60-65% इस मुल्क का हैं तो इस बजट में हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, बल्कि जो बेचारे आईटी सेक्टर के नौजवान थे, जो यूट्यूबर्स भी थे, उन पर भी टैक्स आयद कर दिया गया। इस बारे में कुछ फरमाइएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं 2-4 बातें, वो हमारे 2 भाई बैठे हुए थे जिन्होंने बोला, उनकी भी बातों का साथ साथ जवाब देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो समझने की जरूरत ये मेरे सारे भाई हैं, समझते भी होंगे, तनकीद करें, बेशक तनकीद करना चाहिए। एक कॉलेजियन गवर्नमेंट मुल्क के लिए इस वक्त चलाने के लिए बहुत से घूंट पीने पड़ते हैं, बहुत कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, जो हम कड़वे घूंट पी रहे हैं। सिंध की हालत हमारी लीडरशिप को हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है, हम भी उस हालत के मतलब हम फेस कर रहे हैं उस चीज को। कॉलेजियन गवर्नमेंट चलाने के लिए बहुत जगह आपको आंखें बंद भी करनी पड़ती है और बहुत जगह आंखें दिखानी भी पड़ती हैं। मेरे भाई ने हमें बोला कि हम फॉर्म 45 के तरक्याती प्रोजेक्ट है, मैं तो भाई को बोलूंगा हम बहुत बुरे हैं, हमसे बुरे कोई है ही नहीं, मगर आप तो अल्लाह वली लोग हैं ना, आप अपने दौर के प्रोजेक्ट और अपने खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस पे बात कर लो, हमें छोड़ दो, हम बहुत बुरे लोग हैं। आपने मान लिया इस बात को, आप बताओ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या हो रहा है, 12 साल होने वाले, उन पे तो सवाल कर लो। अब खान साहब ने कहा था कि हमारे से लोग मिल जाएंगे, तो उन्होंने पंजाब के सबसे बड़े डाकू को चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया था, अब शायद उसको कोई पार्टी का प्रेसिडेंट भी बना दिया है। पंजाब के सबसे बड़े डाकू को, जिसको दहशतगर्द जमात बोलते थे, उसको अपने साथ हुकूमत में लेके बैठा, उनका गवर्नर बना के रखा उन्होंने। तो बात यह है कि ये सारी चीजें आप अपने आप को देखें, थोड़ा सा अपने अंदर भी चीजों के अंदर बदलाव लाएं। हमें बताएं ना, फॉर्म 47 हमें बोलते फॉर्म 47 पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी है पूरी। रही बात नौजवानों की, रही बात यूट्यूबर्स की, देखें टैक्स आप एक इनकम कर रहे हैं, उस पर टैक्स हर किसी को देना है। वो टैक्स इसलिए नहीं दिया गया कि वो टैक्स इसलिए नहीं है कि एक तो उनको डॉक्यूमेंटेड करने के लिए वो टैक्स बहुत जरूरी है कि पता चले कि इनकम कहाँ से आ रही है और उसको किस तरह यूटिलाइज किया जा रहा है। एक यूट्यूबर 20-20 करोड़ रुपए कमा रहा है महीने का, 15-15 करोड़ रुपए कमा रहा है, अगर उसको टैक्स कर दिया तो कोई गलत बात नहीं। एक टीवी चैनल जो उसके यूट्यूब के ऊपर कंटेंट है, ड्रामास का या बाकी चीजों का, उस पर करोड़ों रुपए की इनकम है, अगर उसको हम टैक्स कर रहे हैं तो कोई गलत चीज नहीं कर रहे। मुल्क में टैक्स देंगे तो मुल्क चलेगा, अदरवाइज मुल्क नहीं चल सकता। इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म करने के लिए, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म करने के लिए लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाना पड़ेगा, और हम लेकर आ रहे हैं। और मुल्क की बेहतरी के लिए हम अपनी कोई सियासी चीजों को नहीं सोच रहे कि नौजवान को हमने कोई सहूलत नहीं दी तो हमारा वोट बैंक डिस्टर्ब हो रहा है इससे। हमारे स्टेप लेने से हमारे लोग भी हमारे खिलाफ हो रहे हैं, बट हम मुल्क की लार्जर इंटरेस्ट के लिए, मुल्क के लिए डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पे एक बंदे के दिल में जो बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठ के वो बात कर रहा है, उसको दिल में पता है कि मुल्क की बेहतरी के लिए डिसीजन लिए जा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, हम मजबूर हैं, हमने तो तनकीद करनी है, वो तनकीद की जाएगी। अच्छा, वही हो रहा है हमारे साथ। टैक्स नेट में ला रहे हैं आप, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए, जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो इजाफा कर रहे हैं, ये तो हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट मुलाजमीन है, प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ के तनख्वाहदार जो लोग हैं, वो भी किसी काबिल हैं या वो उनका कौन पुरसान हाल होगा? देखें, जाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट अपनी एक मतलब लीस्ट जो एक कम से कम पे जो होती है एक वर्कर की या एक लेबर की, जब वो डिटरमाइन करती है तो उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है। 38,000 रुपए पर मंथ था, लेकिन आप मुझे बताइए कि कहाँ पर ये 38,000 रुपए पर मंथ मिनिमम है? आप कहीं पे भी उठा के देख लें। देखें, ये तो इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर है ना, इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर है, प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर है, जो इस तरह की चीजें या टैक्स एवेजन कर रहा है, लेकिन हम इसके लिए तो मजदूर का हक है कि उसको वो मिले, तो इसकी जिम्मेदार तो रियासत है ना। इसके लिए भी हिकमत अमली क्या है कि उस तक उसका हक मिले। देखें, हम इसके लिए भी एफर्ट्स करेंगे, हम आगे तक बात करेंगे।
मेक श्योर करेंगे, हम फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी लिखेंगे, मैं खुद लिखूंगा कि जी इस चीज को मेक श्योर किया जाए कि प्राइवेट सेक्टर उसी हिसाब से अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट करा जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिटरमाइन की है। वी विल ट्राई दिस, मगर मुल्क के सारे मसले हल करने हम नहीं है, बाकी सब आए हैं मुल्क में मसले क्रिएट करने हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से जब सिंध में भी अल्लाह ताला हमें जितवाएगा, आवाम के वोट से मुंतखब होंगे, सिंध भी हम ही ठीक करके देंगे, पंजाब भी हमने ही ठीक करके दिया है। हमारे बाद जो भी आया या हमारे से पहले जो भी आया उसने वहां पे एक ईंट तक नहीं लगाई। मेरे भाई बैठे हैं वो कह रहे हैं कुरान का चीजें बारे में हमें बता रहे हैं, हम सब मुसलमान हैं, लेकिन उनसे पूछे ना कि पंजाब में 4 साल में उनके सीएम चीफ मिनिस्टर ने क्या किया है। उनके तो चीफ मिनिस्टर को तो अपना नाम भी लिखना आता था। हर किसी को अपना जवाब देना है भाई। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। पहले तो आप मुझे शो में आप आइएगा भाईजान, आप खैबर पख्तूनख्वा की ना खैबर पख्तूनख्वा के लिए IMF ने कहा कि सबसे बेहतर जो है परफॉर्मेंस खैबर पख्तूनख्वा की है, वो आपने या मैंने नहीं, आपको मेरे को छोड़ दें, जो बाहर की जिनसे आप कर्जों की भीख मांगते हैं ना, उन्होंने इसकी परफॉर्मेंस को सराहा है। आप अपनी बात कर रहे हो, जिनसे आप भीख मांगते कर्जे की, उन्होंने सराहा है इसकी परफॉर्मेंस को। और जिस खैबर पख्तूनख्वा के CM के ऊपर आप तानाशाही करें, 500 अरब रुपए कौमी खजाने में छोड़ के किया था, आज आप जो है ना कर्जों के में डुबो दिया पंजाब को। अच्छा, नहीं, आपने बात लीडर ने उनसे कर्जों की भीख नहीं मांगी थी। अच्छा जी बाबर साहब, फजूल आपके लीडर ने नहीं बहस करी थी उनसे, भीख नहीं मांगी थी कर्जों के लिए, वो खुद आके देकर गया था। MFI को इमरान खान साहब थैंक यू सो मच, आपने हमें बुला लिया, तरीके इंसाफ आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह हुआ था और उन्होंने कर्जे दे दिए। ठीक है, बस कर गए, जो मुल्क का हाल आप करके गए, IMF की डील ब्रेक भी आप करके गए, कुछ ख्याल करें, छोड़े इस बातों को। बजट IMF ने बनाया, आपने नहीं बनाया है। सलीम साहब एक मिनट, सॉरी बाबर साहब एक मिनट, बात सुने। हमारे पास एक सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, सीनियर सहाफी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग तो पॉलिटिशियन हैं, बताइए सलमान साहब क्या हकायक क्या है? ये इल्जामात तो चलते रहेंगे। देखिए, अपनी तारीफ IMF से करवाने का मवाजना कर रहे और तनकीद वफाक पर जब जब वफाक पर तनकीद की जाती है तो कहा जाता है कि ये मुल्क जो है IMF के ही तर्ज अमल पर चलाया जा रहा है, और आज उनके तारीफ से खुश भी हो रहे हैं। हम खुश नहीं हो रहे हैं, हम तो बता रहे हैं जिनके पास ये जा रहे हैं वो ही जो है ना तारीफ कर रहे हैं। हमने नहीं कहा कि हमारी तारीफें कर रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, पास जा रहे हैं। बुनियादी वजूहात, उसकी बुनियादी वजूहात ये है कि वहां पर कुछ इस किस्म के जखायर निकले हैं कि अब उन लोगों को राजी नहीं किया गया तो दूसरे तरीके से उन जखायर पर कब्जा किया जाएगा। दूसरा ये था कि आपने बात की थी नौजवानों की, तो पता नहीं हम हमारे बच्चे उन नौजवानों के तर्ज अमल पर चल सकते हैं कि नहीं। राना मशहूद साहब ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के सुनहरे ख्वाब नौजवानों के लिए दिखा रहे कि उनका हर बयान, प्रेस रिलीज उनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। लेकिन अगर कर्जा लेना है या फिर आपको स्कॉलरशिप चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आपके पास वजीर आला के लिए एक ऐसी नज़म होनी चाहिए कि जिसे सुनकर आम पब्लिक की आंखों में आंसू आने चाहिए। अगर तो आप उनको रुलाने में कामयाब हो गए और आपके ऊपर क्लैपिंग लग गई और नज़म के जो रदीफ और काफिया बराबर में मिलते हो और बाकायदा अच्छे लगे, तो यकीनी तौर पर आपको कर्जा मिल सकता है, वरना राना मशहूद साहब की प्रेस रिलीज सुबह अखबारों में छप सकती है। अच्छा। इसके अलावा उसके कुछ फायदा नहीं है। अच्छा। और दूसरा, ये IMF का जब जिक्र आता है तो शायद हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे पर हुक्मरानी शहबाज शरीफ साहब की तो है नहीं, किसी की नहीं की है। मैं अपने आखिरी जुमलों में ये कहूंगा कि वो मुल्क दुनिया में चाहे कोई भी हो जो IMF के डिक्टेशन पर चलता है, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। हमारे पास इतने वसाइल है, इतने खजाने मिल रहे हैं। परसों ही शहबाज शरीफ साहब ने कौन को खुशखबरी सुनाई थी कि फला जगह से इतने जखायर मिले हैं, और फिर वो कहते हैं यहाँ से हमारा ये मिला। उनको कोई फायदा तो होगा ना किसी भी किस्म का। बताएं कि हमारे हुक्मरान किस कदर चालाक किस्म के लोग हैं कि जब उन्होंने देखा कि बिजली की इस सोलर की वजह से हमारे जो बिजली के मामलात हैं उसमें से हमें जरा भत्ता है जो कम मिल रहा है, तो उन्होंने उस पर भी टैक्स लगा दिया। यानी कि किसी तरीके से जीने के लिए कोई आसरा नहीं दिया मिल रहा हमें। तो नौजवानों की बात है, नौजवानों के पास अब रोजगार की जरूरत नहीं है, वो थी किसी जमाने में। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनको जितने पैसे चाहिए होते हैं वो 10-5 मिनट का सफर करते हैं, गन पॉइंट पर छीन के ले आते हैं। उनको नौजवानों के पास क्या जरूरत है इस मामले के लिए? ये तो आपने बात ही सारी कहीं की कहीं पलट दी। बाबर अनवर साहब, लास्ट कमेंट मैं आपसे भी लेना चाहूंगी जल्दी से। ने बोला कि सोलर के ऊपर हमने टैक्स लगा दिया, बिल्कुल उन्होंने कहा हमने लगाया। जल्दी से बताएं। मैं यही कह रहा हूं कि देखें, अगर कोई हमारे मुल्क में कोई कंपनी आके बिजली बनाए तो वो GST भरे,
अगर मैं अपने घर के ऊपर सोलर लगाऊंगा तो मैं जीएसटी नहीं भरूंगा, तो ये ना इंसाफी ही है एक किस्म की। दूसरी रही बात नौजवानों के लिए, तो भाई नौजवानों के लिए भी चीजें पाइपलाइन में है। ये क्यों नहीं समझने की जरूरत, कोई समझता कि मुल्क इस वक्त वाकई टफ कंडीशन के अंदर था, अभी टफ कंडीशन से निकला है, टेक ऑफ कंडीशन के ऊपर है, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, सबको अपना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। ओके, वो पाइपलाइन K4 वाली पाइपलाइन ना हो बस, बाकी ठीक है। बहुत शुक्रिया बाबर अनवर साहब, आपने वक्त दिया हमें, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सराब सरकी साहब आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। इमरान सलमान साहब आपने तशरीफ आवरी किया, और बहुत शुक्रिया सलीम सिचवानी साहब आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, बयानात दर बयानात और मसाइल का हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम, तनकीद बराए तनकीद बराए तनकीद, बस यही मकसद है। सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।